सुनील सोनी को मौका दिया गया है रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए। लोकसभा के चुनाव पिछली बार वो जीते थे, इस बार विधानसभा के लिए उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसके लिए सुनील सोनी का नाम तय हुआ है। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी। 2000 से लेकर 2003 तक रायपुर नगर निगम में सभापति वो रहे। आज तक 2 बार रायपुर नगर निगम के महापौर वो रहे। 2011 से 13 तक आरडीए के अध्यक्ष वो रहे। 2014 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने वो। उसके बाद 2019 में रायपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं और अब उनको रायपुर दक्षिण के विधानसभा के उपचुनाव के लिए उनका नाम का ऐलान किया गया है और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के करीबी वो माने जाते हैं। तो मापदंड क्या रहा इसके पीछे का, इसको लेकर हमारे साथ और अधिक बातचीत करने के लिए, इस पर विस्तार से डिटेल में हमें समझाने के लिए हरिभूमि IANS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहते हैं कि नाम तो बहुत सारे चल रहे थे, लेकिन इस एक नाम को चुनने के पीछे की प्रमुख और बड़ी वजह को आप कैसे समझते हैं और कैसे इसको हम समझें? देखिए, 3 नाम घोषित हुए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। बुधनी से रमाकांत भार्गव जी का, विजयपुर के संदर्भ में रामनिवास रावत का और छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी का। इनमें से कोई सा भी नाम चौंकाने वाला नहीं है। जिसको मिलना चाहिए था उसको ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है। शुरुआत विजयपुर से करते हैं। रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। मुरैना जैसी कठिन सीट अगर आज भाजपा के पास दिखाई देती है तो माना जाता है कि रामनिवास रावत की बगावत ने ही भाजपा की राह को आसान किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसको संजीदगी से लेते हुए उन्हें मंत्री भी बनाया। अब जिसको मंत्री बनाया है तो उसे विधानसभा में फिर से भेजने की मशक्कत भी भाजपा करेगी। तो रामनिवास रावत के संदर्भ में कोई अचंभा नहीं है। जहां तक रमाकांत भार्गव की बात है तो शिवराज सिंह चौहान को देश की राजनीति में उतारने के लिए रमाकांत भार्गव ने सैक्रिफाइस किया था। उन्होंने विदिशा से अपनी सांसद के संदर्भ में उम्मीदवारी को छोड़ा था। इसलिए छोड़ा था क्योंकि देश के नेता के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को अवसर मिल सके। शिवराज सिंह के सांसद बनने के कारण बुधनी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो रमाकांत भार्गव के संदर्भ में नैतिक जिम्मेदारी बनती थी शिवराज सिंह चौहान की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी, उनको प्रत्याशी बनाया जाए। रमाकांत भार्गव एक संजीदा चेहरा है, साफ सुथरी छवि के नेता है, कोई कलंक उनके ऊपर है नहीं। केवल एक चुनौती आ रही थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बेटे को लॉन्च कर देगी भाजपा या शिवराज सिंह अपने बेटे के मुंह में रमाकांत भार्गव के त्याग को भूल जाएंगे। उम्मीदवारी बता दे कि ऐसा नहीं हुआ। रमाकांत भार्गव को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब आया, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि सुनील सोनी को पार्टी ने तब प्रत्याशी बनाया है जिस समय पर बृजमोहन अग्रवाल को लेकर एक अंदेशा था क्या उनकी पसंद को पार्टी महत्व देगी। पर सुनील सोनी केवल बृजमोहन अग्रवाल की पसंद नहीं बल्कि पार्टी के सभी वर्गों की पसंद थे। चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव हो, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या संगठन मंत्री के तौर पर पवन साय और जामवाल जी, इन सबने ही सुनील सोनी को एक संजीदगी भरे नाम के तौर पर देखा। अच्छी बात यह थी कि इस पर बृजमोहन अग्रवाल जी की भी सहमति थी। सुनील सोनी का राजनीतिक जीवन साफ सुथरा रहा है। वो भी रायपुर के सांसद थे। उनको भी रायपुर की सांसदी इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि पार्टी ने फैसला किया कि 35 साल से विधायक की भूमिका निभा रहे बृजमोहन अग्रवाल को अब देश की राजनीति में ले जाया जाए। इसलिए सुनील सोनी को लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया था। सुनील सोनी का बतौर सांसद प्रदर्शन बेहतर रहा था। उनके संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों के संदर्भ में भाजपा को सफलता मिली थी। ऐसे में सुनील सोनी जायज तौर पर पसंद थे, स्वाभाविक रूप से दावेदार थे। कई और नाम चर्चा में थे, लेकिन हम लगातार इस बात पर कायम थे कि पार्टी सुनील सोनी की उम्मीदवारी को सहजता से अनदेखा नहीं करना चाहेगी। कुल मिलाकर वह हुआ है। सुनील सोनी प्रत्याशी होंगे। चुनाव बृजमोहन अग्रवाल के संचालन में होगा, यह तय बात है। और भारतीय जनता पार्टी को अपना दुर्ग बचाए रखने के संदर्भ में कोशिश करनी है। कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ इस सीट को देख रही है क्योंकि उसे लगता है अब बृजमोहन अग्रवाल नहीं रहेंगे तो उसके लिए अवसर है। पर सुनील सोनी की उम्मीदवारी के साथ कांग्रेस के लिए संभावनाओं के संदर्भ में यह वज्रपात है
क्योंकि सुनील सोनी के साथ में ब्रजमोहन अग्रवाल दिखाई ही देंगे। तो कुल मिलाकर सुनील सोनी के संदर्भ में उम्मीदवारी से स्पष्ट है कि ब्रजमोहन अग्रवाल की राय का अभी भी पार्टी में सम्मान है, स्थान है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जहन में ये भी आता है कि इस बार जब संसदीय चुनाव हुए उस वक्त ब्रजमोहन अग्रवाल जी को मौका दिया गया और जब विधानसभा के चुनाव हुए तब सुनील सोनी जी को मौका नहीं दिया गया था उस वक्त, चूंकि वो सांसद थे। तो ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि वो पार्टी के लिए लॉयल रहे हैं और इस वजह से भी पार्टी ने उनको ये मौका दिया है? और साथ में इसमें हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि 40 साल तक एक ऐसा चेहरा विधायक रहे ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो कि एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है, क्या उस कद को रिप्लेस कर पाना इतना आसान होगा? कद तो वक्त के साथ बनता है। सुनील सोनी छत्तीसगढ़ की सियासत में या रायपुर की सियासत में हमेशा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता के तौर पर देखे गए हैं। पद उनके पास रहे हैं, सभापति रहे हैं, महापौर रहे हैं, रायपुर विकास प्राधिकरण के प्रमुख भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। पर आज भी सुनील सोनी मतलब क्या? भाजपा का प्रामाणिक कार्यकर्ता। यह अपने आप में बड़ी ही एक अलग किस्म की पहचान सुनील सोनी के साथ में, एक ऐसा राजनेता जिसको ब्रजमोहन के मित्र के तौर पर तो देखते हैं और जिसको डॉक्टर रमन सिंह भी पसंद करते हैं, जिसको विष्णुदेव साय भी भाते हैं, जिनके संदर्भ में पवन साय और अजय जामवाल भी अच्छी राय रखते हैं। मतलब किसी को भी सुनील सोनी के साथ में कोई परेशानी महसूस नहीं होती है, किसी विवाद के साथ सुनील सोनी का नाता नहीं जुड़ता है। सुनील सोनी को एक ईमानदार राजनेता के तौर पर देखते हैं। पैसा खाने वाले राजनेताओं की जो फेरिस्त हमारे सामने दिखाई देती है उसमें सुनील सोनी का नाम शामिल नहीं दिखता है। तो एक साफ सुथरी छवि का नेता जो अपनी पार्टी की रीति नीति के प्रति समर्पित है। तो ऐसे राजनेता के तौर पर उन्हें अवसर है। सांसद के तौर पर भी उनका कामकाज ठीक रहा था। मैंने फिर कहा कि उन्हें सांसद के तौर पर दोबारा मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि पार्टी का फैसला ये था कि ब्रजमोहन जी को राष्ट्रीय राजनीति में ले जाना है, और चूंकि ब्रजमोहन जी को राष्ट्रीय राजनीति में ले जाना है इसलिए सुनील सोनी को लोकसभा की टिकट नहीं दी गई। तो चूंकि ब्रजमोहन अब राष्ट्रीय राजनीति में चले गए हैं तो प्रदेश की राजनीति में जो जगह खाली हुई है उसमें सुनील सोनी को अवसर दिया गया है। सुनील सोनी के ऊपर है, अब वो जैसा प्रदर्शन करेंगे वो वक्त बताएगा। ब्रजमोहन अग्रवाल अलग किस्म की राजनीति करते हैं, सुनील सोनी अलग किस्म की राजनीति करते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल की राजनीति की शैली अलग है, सुनील सोनी की राजनीति की शैली अलग है। भले ही दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं पर शैली में अंतर है। ब्रजमोहन अग्रवाल संबंधों के मामले में जितने अपनी पार्टी में धनी है उससे कहीं ज्यादा वो दूसरी पार्टी में धनी है। ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए अपनी पार्टी के जितने लोग काम करते हैं उससे ज्यादा काम करते हुए हमने दूसरी पार्टी के लोगों को ब्रजमोहन अग्रवाल के लिए देखा है। और इतना ही नहीं, ब्रजमोहन अग्रवाल का तो हुनर ये है कि वो जिस चुनाव के संचालक होते हैं वहां पर भी दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी का काम करा लेते हैं। तो ये ब्रजमोहन अग्रवाल की अपनी राजनीति की शैली है। उस शैली ने उन्हें अजय योद्धा के रूप में स्थापित रखा है। 35 साल तक एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना और 8वां चुनाव भी सबसे बड़े अंतर के साथ जीतना प्रदेश में, यह असाधारण किस्म की घटना है। तो कुल मिलाकर सुनील सोनी की उम्मीदवारी से स्पष्ट हुआ कि पार्टी ने ब्रजमोहन अग्रवाल के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया। अगर सुनील सोनी की जगह पर किसी अन्य प्रत्याशी को टिकट मिलती तो यह माना जाता कि चूंकि सुनील सोनी की मित्रता ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ है इसलिए सुनील सोनी को टिकट नहीं दी गई। तो सुनील सोनी की टिकट के साथ में ब्रजमोहन जी का सम्मान भी रह गया और एक आम कार्यकर्ता के समर्पण का भी सम्मान रह गया। इस रूप में हमें इसे देखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ बचता है क्या? क्योंकि जिस तरह के दोनों ही जो चेहरे हैं बहुत ही कद्दावर हैं, तो कांग्रेस के लिए कुछ उम्मीद आप देख पाते हैं? किस तरह का मुकाबला देख पाते हैं? सिर्फ एक तरफा ये मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ही आप ही देखिए प्रमोद जो तिवारी है उन्होंने, प्रमोद दुबे जी जिन्होंने अपना आज नामांकन का फॉर्म पहले खरीद लिया जबकि नामों का अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। तो क्या ये मुकाबला बराबरी का होता हुआ दिखाई दे रहा है या सिर्फ एक तरफा होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, कांग्रेस के अंतर्गत भी चेहरे अच्छे हैं। प्रमोद दुबे को भी आप कांग्रेस का ब्रजमोहन अग्रवाल ही समझिए। ये ठीक है कि लोकसभा चुनाव के अंदर उन्हें 2019 में वैसी सफलता नहीं मिली, लेकिन संबंधों के मामले में प्रमोद दुबे कोई कमजोर आदमी नहीं है। हालांकि वो अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, पर प्रमोद दुबे भी राजनीति का एक मजा हुआ चेहरा है। उनकी भी पार्टी से परे अपनी फॉलोइंग, संबंध, समर्थन है। तो इसलिए अगर प्रमोद दुबे प्रत्याशी होते हैं तो उन्होंने भी जो भूमिका सुनील सोनी ने निभाई है महापौर के तौर पर और सभापति के तौर पर, उन दोनों भूमिकाओं में प्रमोद दुबे भी सफल रहे हैं। तो प्रमोद दुबे अगर मैदान में उतरते हैं तो ये एक कठिन मुकाबले में परिवर्तित हो जाएगा। हम लगातार इस बात के साक्षी रहते थे कि ब्रजमोहन अग्रवाल जब चुनाव लड़ते थे तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक या उनके चाहने वाले या स्वयं ब्रजमोहन अग्रवाल की कोशिश करते कि प्रमोद दुबे सामने ना आए। मतलब कांग्रेस में अगर कोई गंभीर चेहरा है तो वो प्रमोद दुबे। इसके अलावा ज्ञानेश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, वो भी दावेदारी है।
पर सबसे गंभीर नाम जो आप मान सकते हैं वो प्रमोद दुबे के संदर्भ में ही है। कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है कि वो किसी मैदान में उतारेंगे नहीं उतारेंगे, पर प्रमोद दुबे एक गंभीर नाम है, एक मुकाबले को दिलचस्प बनाने वाला नाम है, और उस नाम को भी संजीदगी से ही लिया जाएगा अगर वो मैदान में दिखाई देगा। बिल्कुल, लेकिन ज्ञानेश शर्मा, राजीव वोरा, आकाश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, ये नाम भी इस रेस में शामिल है और इनका भी राजनीतिक करियर बहुत हद तक आप देखेंगे तो इंप्रेसिव लगता है। खासतौर पर ज्ञानेश शर्मा की बात कर ली जाए या कन्हैया अग्रवाल की। कन्हैया अग्रवाल एक बार लड़ भी चुके हैं चुनाव, तो क्या कन्हैया अग्रवाल ने प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव लड़ा है, ऐसा जब वो चुनाव लड़ रहे थे माना जा रहा था, पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी प्रदेश में, और ब्रजमोहन अग्रवाल को पहली बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था 90 के बाद। 1990 का चुनाव या तो उनके लिए कठिन था या 2018 का चुनाव। तो कन्हैया अग्रवाल उसके बाद लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्हें तो उम्मीद थी कि 2023 में पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी, पर पार्टी ने पैराशूट प्रत्याशी उतार दिया। आज की भाषा में कहें महेंद्र राम सुंदर दास जी को, जबकि महेंद्र जी रायपुर से लड़ने के इच्छुक भी नहीं थे। कुल मिलाकर पार्टी के आदेश के सम्मान के तहत मैदान में उतर गए। तो कुल मिलाकर कन्हैया अग्रवाल गंभीर नाम है, आकाश शर्मा नया चेहरा है, ज्ञानेश जी भी निगम की राजनीति की है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में नामों की कमी नहीं है, पर सबसे गंभीर नाम की अगर आप बात करेंगे तो प्रमोद दुबे निश्चित रूप से पहला नाम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सुनील सोनी पहला नाम था। लेकिन सुनील सोनी के होते हुए भी बाकी नाम भी गंभीरता से लिए जा रहे थे। केदारनाथ गुप्ता गंभीर नाम था व्यवसायी वर्ग से। संजय श्रीवास्तव प्रामाणिक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लंबे अरसे से अवसर की प्रतीक्षा में, भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, उनका नाम रहता है पर टिकट उनके हिस्से में नहीं आता है। लेकिन संजय श्रीवास्तव भी पार्टी का एक गंभीर नाम है। पार्टी नेतृत्व की इच्छा भी रहती है संजय श्रीवास्तव को मैदान में उतारने की, पर अवसर नहीं मिल पा रहा है। सहयोग की बात है, लोकसभा के लिए भी वो गंभीर नाम था। अगर ब्रजमोहन अग्रवाल को अवसर नहीं मिलता तो संजय श्रीवास्तव भी एक चेहरा हो सकते थे, पर इस वक्त ने साथ नहीं दिया। नंदन जैन के नाम को लेकर भी इस बार काफी गंभीरता थी। नितिन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल जी के बेटे, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में कि कहीं कोई उम्मीद बन जाए। अभी नहीं सही, 2028 में ये लोग उम्मीद कर लेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों में दावेदारों की, अच्छे प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, पर सुनील सोनी की उम्मीदवारी के साथ में एक बात स्पष्ट है, रामनिवास रावत के संदर्भ में भी वही बात है और वही बात रमाकांत भार्गव के संदर्भ में। ये पार्टी ने किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहा है। पार्टी ने किसी नेता के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया है और पार्टी ने कुल मिलाकर जैसा माना जा रहा था उसके अनुरूप ही फैसला किया है। तीनों ही उपचुनाव के संदर्भ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, वो लोग प्रत्याशी के तौर पर घोषित किए गए हैं जिसके संदर्भ में लोग मान रहे थे कि इनको होना चाहिए। तो प्रत्याशी के तौर पर इन्हें सफलता मिल गई है। जीत के तौर पर जनता फैसला लेगी कि इन्हें सफल करती है या नहीं करती है, उसके लिए इंतजार करेगी तनी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया विश्लेषण करके जाहिर तौर पर आपने बारीकियों को समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो हरी भूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि इन उपचुनाव के नामों के जो ऐलान के बाद इसका विश्लेषण कर रहे थे, बता रहे थे इन नामों के पीछे की वजह क्या है, किस तरह के मापदंड इसके पीछे है और क्या इसके पीछे पार्टी की सोच है और किस तरह से आगे इन नामों को लेकर राजनीति हो सकती है और चुनावी मैदान में किस तरह से ये नाम कितने भारी पड़ सकते हैं, किस तरह की चुनौती ये पेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है 3 जगहों की सीटों के लिए, बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण की सीट के लिए। और इन नामों में जिस तरह के नाम सामने आए हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा भारी नाम है। और रमाकांत भार्गव जहां बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने राजनेता हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो वही विजयपुर की जो सीट है वहां से रामनिवास रावत, एक बड़े पुराने नेता के तौर पर उनकी छवि है, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, बीजेपी में आ गए, वन राज्य मंत्री बन गए, उनको पार्टी ने मौका दिया है। इधर सुनील सोनी जो कि यहां पर भी राजधानी रायपुर में भी जाने पहचाने चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है, उनको पार्टी ने मौका दिया है। तो कुल मिलाकर पार्टी के साथ जो लंबे समय से टिके हुए हैं, जिनकी स्वच्छ छवि है, साफ छवि है, जिनका काम बोलता है, उनको पार्टी ने मौका दिया है। तो इंतजार है अब कांग्रेस की उस सूची का भी जो इनके सामने मुकाबले में खड़े होने वाले चेहरे होंगे और इन नामों में कौन से वो नाम होंगे जो कि कांग्रेस की तरफ से सामने आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।